बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 का चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक था, वो हम लोगों ने कवर नहीं किया था, वो हम अभी कवर करते हैं। एक सवाल था टेस्ट के अंदर कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी से कोई यूनिट नहीं होता, इसका ये आंसर था कि इट हैज़ नो यूनिट। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक है क्या? एक्चुअली डेंसिटी की टॉपिक के अंदर एक लाइन इसके बारे में लिखी हुई थी जो कि मैं स्किप कर गया था। एनीवे से फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ट्राई कि हम हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप साथ साथ पढ़ते जाएं ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो अब ये मुझे लिखने के मेरे पास है कि एम एस पेंट है, यहाँ मैं राइटिंग करता हूँ। और ये हमारा चैप्टर 2 के नोट्स हो गए, और ये चैप्टर 2 की बुक बुक का चैप्टर 2 है। हम साथ साथ बुक को स्टडी करते रहेंगे, टॉपिक 2.1 देन 2.2 देन 2.3 सीक्वेंस के साथ हम टॉपिक को पढ़ते जाएंगे ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। हाँ, जहाँ जहाँ मुझे नीड होगी, मुझे सीक्वेंस चेंज करनी है, तो वो एक अलग बात है। तो इंशाल्लाह आगे से हम किसी भी चैप्टर का कोई भी सिंगल टॉपिक का सिंगल स्टेटमेंट मिस नहीं करेंगे, हर एक चीज को कवर करेंगे। वो अलग बात है कि आगे जाकर जैसे कि आप लोगों ने कितना मतलब है कि पेपर के लिहाज से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, गैस पेपर्स क्या है, पेपर का पैटर्न क्या था, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो बेसिक पर्पस था किसी भी चैप्टर को पढ़ने का, हमें नॉलेज गेन करनी है, चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे उनको हमने कवर करना है, वो सारे कॉन्सेप्ट गेन करने हैं। तो इसके लिए हमें गैस पेपर की इंपॉर्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, पेपर से पहले या ड्यूरिंग मिड ऑफ सेशन में आप लोग के साथ साथ गाइड करता रहूंगा कि कहाँ से कितना पेपर में के अंदर आता है। एनीवेज, वो हमारा टॉपिक था स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक है, तो डेंसिटी के टॉपिक के अंदर ये टॉपिक मौजूद था स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा, इसके लिए एक और वर्ड है, वो है रिलेटिव डेंसिटी। थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों सेम थिंग है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को किसी और की डेंसिटी के साथ रिलेट करना। किसके साथ? डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मेरे पास अगर है, उसको मैं डिवाइड कर दूं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड कर दूंगा, तो वो कहलाएगी इस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी। और इसी टर्म को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों सेम थिंग है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि वाई एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों? क्योंकि डेंसिटी आमतौर पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन किसी भी खास टेम्परेचर पे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसके वॉल्यूम में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम में इजाफा होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मास वो तो सेम रहेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से डेंसिटी कम हो जाती है, और टेम्परेचर के कम करने से डेंसिटी बढ़ जाती है। अब फर्स्ट करें वाटर की डेंसिटी जो है ना 20 डिग्री पे कोई भी वैल्यू है। अब जैसे जैसे मैं वाटर का टेम्परेचर कम करता रहूंगा तो वाटर की डेंसिटी बढ़ती रहेगी। लेकिन वाटर के अंदर एक बहुत ही एबनॉर्मल सा बिहेवियर है, यानी कि बाकी अदर कंपाउंड के मुकाबले में, कि कम होते होते 4 डिग्री में जो वाटर की डेंसिटी होगी, और टेम्परेचर कम करने पर मजीद कम नहीं होगी बल्कि उल्टा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वाटर के अंदर बहुत ही एबनॉर्मल सा बिहेवियर है, लेकिन इसको हम अभी नहीं बल्कि आने वाले टॉपिक में कवर करेंगे, अब बहुत डिटेल में कवर करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन शॉर्ट, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। ठीक है, उसके अलावा किसी और टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं होती है। वरना आमतौर पे क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड था, मैं टेम्परेचर कम करता रहूंगा, डेंसिटी बढ़ती रहेगी, लेकिन वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री के बाद और मजीद बढ़ना बंद हो जाती है। तो एनीवेज, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अगर डिवाइड कर दूं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है, तो वो ऑब्जेक्ट की कहलाएगी रिलेटिव डेंसिटी। इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब यहाँ पे दोनों क्वांटिटी डेंसिटी है, तो दोनों का सेम यूनिट वापस में कट जाएगा, इसीलिए इट हैज नो यूनिट। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी से कोई यूनिट नहीं होता है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 का नाम है काइनेमेटिक्स। सबसे पहले काइनेमेटिक्स क्या होती है हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स क्या होती है, व्हाट इज काइनेमेटिक्स।
हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है काइनेमेटिक की काइनेमेटिक क्या होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, यानी कि रेस्ट हम किसे बोलते हैं, मोशन किसे बोलते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन की कौन कौन सी टाइप होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक कवर करेंगे, बाकी अगर मौका मिलता है तो और आगे भी मैं लेक्चर को लेके चलता हूँ, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम द बुक, ठीक है। ये हमारे पास काइनेमेटिक्स है, टॉपिक नंबर 2.1 रेस्ट एंड मोशन, एंड टॉपिक नंबर 2.2 टाइप्स ऑफ मोशन। जी, सबसे पहले काइनेमेटिक्स क्या होती है, व्हाट इज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक हमारे पास मैकेनिकल फिजिक्स की ब्रांच है। अब वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट की मोशन को, उनकी लॉस वगैरह जो इस्तेमाल हो रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम जस्ट ऑब्जेक्ट की मोशन को पढ़ रहे हैं, वो मोशन क्यों हो रही है, मोशन की कॉज क्या है, किस वजह से मोशन हो रही है, उनको हम नहीं पढ़ रहे हैं। आमतौर पे मोशन जो है बिकॉज ऑफ फोर्स पैदा होती है। तो अगर विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स हम ऑब्जेक्ट की मोशन को पढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास काइनेमेटिक के अंदर आता है। लेकिन अगर मोशन की कॉज को भी साथ में पढ़ें तो ये हमारे पास मैकेनिकल फिजिक्स की एक और ब्रांच है डायनेमिक्स, जो कि हमारी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। सो व्हाट इज काइनेमेटिक, इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो हम कैसे डिफाइन करें काइनेमेटिक को, काइनेमेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी कि जो कि मोशन में कॉज कर रही है उसके रेफरेंस के बगैर हम पढ़ेंगे तो वो काइनेमेटिक के अंदर आती है। अब हमारे पास से दो बेसिक डेफिनेशन है, रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। अब रेस्ट आमतौर पे तब बोलेंगे जब कोई भी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही हो। अगर बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर रही है तो वो हमारे पास रेस्ट है, ठीक है। अब फर्ज करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी कमरे के अंदर लाए, यानी कि पड़ी हुई कोई किताब पड़ी हुई किसी कमरे के अंदर, या कोई चेयर पड़ी हुई है, तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। तो क्यों नहीं मूव कर रही है, तो दो बातें हैं, ठीक है। या तो उस पर किसी भी तरह की कोई फोर्स नहीं लग रही है, या फिर अगर फोर्स लग रही है तो लगने वाली तमाम फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो सम है, जीरो है। इसी वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही। तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, रेस्ट के अंदर है। सराउंडिंग के मुकाबले में, यानी कि यहाँ पे एक और वर्ड था कि आसपास के माहौल के लिहाज से अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, अब क्या पता आसपास की चीजें मूव कर रही हो या वो भी मूव ना कर रही हो, तो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन। और अगर ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के लिहाज से मूव कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गई, मोशन के अंदर आ गई। तो व्हाट इज रेस्ट, a body is said to be in rest if it does not change its position with respect to its surrounding, ठीक है। और यहीं पर अगर वो अपनी मोशन को चेंज कर रही है तो वो कहाँ पर आ गई, मोशन के अंदर आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है कि रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन क्या होता है। ये टॉपिक पुरानी बुक बनी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल टॉपिक है कि ये होता क्या है। असल में एक लिहाज से हम देखें तो दुनिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट के अंदर नहीं है, ना वो एब्सोल्यूट मोशन के अंदर है। कैसे, इसके मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करें कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में कोई शख्स बैठा हुआ है, ट्रेन में कोई शख्स बैठा हुआ है और वो मूव नहीं कर रहा। तो कोई दूसरा शख्स है वो उसको देख रहा है, भले वो मूव कर रहा है, फर्स्ट तरह की टिकट चेक है, वो चलता हुआ आ रहा है उसको देख रहा है, या फिर कुछ और लोग हैं वो बैठे हुए उसको देख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये बंदा जो है बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। कोई मूव करता हुआ देख रहा हो या वो भी रेस्ट के अंदर हो, तो ट्रेन के सराउंडिंग के लिहाज से वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट के अंदर है। लेकिन अगर कोई ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ देख रहा है तो उसको ट्रेन के अंदर जितनी भी चीजें वो मूव करती हुई नजर आ रही है, बिकॉज ट्रेन मूव कर रही है ना, ठीक है। जब ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन के अंदर तमाम चीजें मूव कर रही हैं। तो अगर सराउंडिंग हम बाहर की लेंगे तो बाहर के लिहाज से ट्रेन के बाहर मौजूद लोगों को तमाम लोग मूव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन विद इन द ट्रेन, ट्रेन के अंदर कोई भी मौजूद है और वो किसी को देख रहा है कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता, तो वो कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है। लेकिन ट्रेन के बाहर जो खड़ा शख्स है वो कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज रेस्ट के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट करें कोई ऑब्जेक्ट ट्रेन के बाहर भी है, वो रुकी हुई है, तो वो कहाँ पे मौजूद है, अर्थ के अंदर मौजूद है। लेकिन अर्थ तो लगातार रोटेट कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है और अच्छी खासी स्पीड से, यानी कि ये मोशन परफॉर्म हो रही है। तो अर्थ के बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई चांस है दिख रहा है कि दुख बदल कि अर्थ में मौजूद तमाम चीजें मूव कर रही, रोटेट भी कर रही है। तो हमारी पूरी यूनिवर्स है वो एक स्पेसिफिक मोशन के अंदर है, तो रेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब भी हम बात करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है तो वो असल में रिलेटिव रेस्ट के अंदर है।
एक्चुअल रेस्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होती है, यानी कि हर ऑब्जेक्ट हमारी मूव कर रही है, बिकॉज होल थिंग इज मूविंग, होल यूनिवर्स इज मूविंग, होल सिस्टम इज मूविंग, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो लगातार मूव कर रही है अराउंड द सन, रोटेट भी कर रही है, तो इसके अंदर की चीजें रेस्ट में कैसे रह सकती हैं। हाँ, अगर मैं किसी चीज को रिलेट करूं कि उसके रेफरेंस से रेस्ट में है या मोशन में है, तो आमतौर पे जो रेस्ट है वो रिलेटिव रेस्ट ही होता है, क्योंकि कोई भी चीज एक्चुअल रेस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 2.2, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन को हम लोगों ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर वन, ट्रांसलेटरी मोशन। नंबर टू, रोटेटरी मोशन। एंड नंबर थ्री, वाइब्रेटरी मोशन। लेट्स सी, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है। ये जो फर्स्ट स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अक्सर क्या होता है कि छोटी सी गलती की वजह से इसकी जो डेफिनेशन थी वो गलत मानी जाती है। ठीक है, आमतौर पर जो पुरानी बुक थी वहां पे लिखा हुआ ही ऐसे है। ठीक है, कहीं भी लिखा है कि मोशन ऑफ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, तो इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करेंगे तब जाके ये ट्रांसलेटरी बनेगा, अदरवाइज ट्रांसलेटरी नहीं बनेगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन होती क्या है, जब किसी भी बॉडी के तमाम पार्टिकल, यानी कोई भी बॉडी और पार्टिकल से यानी कि मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, तमाम पार्टिकल बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करें इन स्ट्रेट लाइन, तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अब फर्स्ट कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बॉल है। ठीक है, वो बॉल मतलब ऐसे ऐसे घूम रही हो, स्ट्रेट घूम रही हो, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रही हो, रैंडम पाथ में घूम रही हो, तो हो क्या रहा है, जब बॉल यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, जब बॉल यहाँ से यहाँ गई, तो बॉल के तमाम पार्टिकल, ठीक है, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस में बॉल के तमाम पार्टिकल ने इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, यानी कि जब बॉल के जितने भी मॉलिक्यूल थे तमाम पार्टिकल ने इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी कि उन्होंने बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्प्लेस किया, तो इससे हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बॉल जो है बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, तो ये हमारे पास एक मोशन की टाइप है, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन भी ट्रांसलेटरी होती है, जिगजैग मोशन भी ट्रांसलेटरी होती है। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के तमाम पार्टिकल जो है उन्होंने यूनिफॉर्मली डिस्प्लेस किया है, तो ऐसी मोशन कहलाएगी ट्रांसलेटरी मोशन। यही टॉपिक हमें और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा जब हम समझें कि रोटेटरी मोशन क्या होती है। अब रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट था वो अपने एक्सेस के अराउंड रोटेट कर रहा होता है। फर्ज करके मेरे पास एक ये मार्कर है, ठीक है, अब ये मार्कर का सेंटर पॉइंट है। अब मैं मार्कर को रोटेट कर रहा हूँ, अब जरा आप लोग वीडियो में देखें, ये मार्कर है, ठीक है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। यानी कि रोटेट कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकती है किसी भी शेप की। ठीक है, उस लाजमी कि वो गोल हो, बॉल भी स्पिन करती है, जो स्पिनर वगैरह होते हैं जब बॉलिंग कराते हैं तो वो बॉल को स्पिन करते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें कि किसी ने किसी सरफेस से बॉल को रखा और बॉल को स्पिन कर दिया। अब बॉल जो है कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही, लेकिन वो स्पिन कर रही है। तो स्पिन करने का मतलब ये कि एक सेंटर पॉइंट है, उसके अराउंड बॉल जो है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, क्या मार्कर था ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे गौर करें कि मेरे पास वो मॉलिक्यूल जो कि मार्कर के एजेस में है वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है वो ऐसे मूव कर रहे हैं, और इन नीचे वाले ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह करते करते सेंटर पॉइंट है वो तकरीबन बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा है। अगर बॉल रोटेट कर रही है, ठीक है, अराउंड अ फिक्स पॉइंट, तो जो पार्टिकल जितनी दूर मौजूद है वो इतना ज्यादा रोटेट कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर। जो पार्टिकल करीब है वो कम डिस्प्लेस कर रहा है, और जो सेंटर पॉइंट है वो तकरीबन बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि तमाम पार्टिकल की मूवमेंट अलग अलग होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है, और आमतौर पे जो पार्टिकल सेंटर के जितना करीब है वो उतना ही कम मोशन कर रहा होता है, सेंटर वाला तो बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा होता है। तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। ठीक है, अब मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बॉल है, ये बॉल का सेंटर पॉइंट था, बॉल को मैंने स्पिन करा दिया। जब मैं स्पिन कराऊंगा तो यहाँ पर जो पार्टिकल है जो एजेस पर है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। ठीक है, नीचे वाले पार्टिकल थे वो भी सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, लेकिन वो सर्कल थोड़ा छोटा होगा। इस तरीके से मूवमेंट कम होती रहेगी। लेकिन अब मैंने बॉल को यहां से उठाकर यहाँ ले आया,
अब हर पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेगा, कोई भी पार्टिकल होगा और वो स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेस करेंगे, यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, तो जब मैं पूरी बॉल को यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाऊंगा तो इस बॉल के तमाम पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेंगे, इसे बोलेंगे द मूवमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऑल पार्टिकल यूनिफॉर्म डिस्प्लेस हैव अ यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसी मोशन को हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अब वो अलग बात है कि बाद में बॉल जो है ना वो ऐसे गोल घूम रही है, या फिर बॉल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, या फिर बॉल जो है ना वो जिगजैग कोई भी रैंडम पाथ कवर कर रही है, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के तमाम पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ऐसी मोशन को हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। When all the points of a moving body move uniformly along the same straight line, then such motion is called translatory motion. अब जैसे motion of car, birds, people, ये सारी motion translatory motion है। तो हम ट्रांसलेटरी मोशन को मजीद डिवाइड कर रहे हैं तीन और कैटेगरी के अंदर। नाउ लीनियर मोशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन जहाँ पे बॉडी की स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जैसे ट्रेन है या गाड़ी बिल्कुल सीधा जा रही है तो वो बोलेंगे लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो वो ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन है। अर्थ की मोशन अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन, या फिर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अराउंड द न्यूक्लियस वो भी सर्कुलर मोशन है। एंड लास्ट वन रैंडम मोशन। तो ऐसी ट्रांसलेटरी मोशन जिसे कोई भी रेगुलर पाथ ना हो, इरेगुलर पाथ, उसे बोलेंगे रैंडम मोशन। परिंदे हैं आगे पीछे मूव कर रहे हैं, ठीक है, कभी यहाँ चले गए वहां चले गए, ठीक है। अब जो परिंदों की मूवमेंट है यहाँ से वहां गया, यहाँ से वहां गया, यहाँ से वहां गया, लेकिन यहाँ पे कोई रेगुलर पाथ नहीं है, ठीक है, टोटली रैंडम मोशन है। तो ऐसी मोशन का हम क्या बोलेंगे? रैंडम मोशन। ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप हो गई, ठीक है। अब नंबर टू रोटेटरी मोशन, यानी कि जो किसी भी बॉडी की स्पिनिंग मोशन है अबाउट इट्स एक्सेस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो जो हमारा सेंटर पॉइंट था वो हमारा मतलब है कि वो फिक्स पॉइंट में इसके अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है, तो वो कोई भी बॉडी हो सकती है। जैसे पंखा है हमारा रोटेट कर रहा होता है, व्हील है वो भी रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। अब पंखा हमारा ऐसे बना हुआ होता है, तो ये पंखे का सेंटर पॉइंट है। अब ये पूरी बॉडी जो रोटेट कर रही है, अब जो हमारे पास जो पंखे के पर्दे, फर्ज करेंगे मैंने पंखे के किसी पर में कोई बबल गम चिपका दी, यहाँ पे चिपका दी बबल गम, ठीक है। अब जो बबल गम की मोशन है वो कैसी है? ट्रांसलेटरी है, सिर्फ बबल गम की मोशन, यानी कि वो उस बबल गम के तमाम पार्टिकल जो एक को डिस्प्लेस कर रहे हैं। कि जब खुद पंखा मूव कर रहा है तो सेंटर पॉइंट जहां पर मौजूद है वहीं पर ही है। ये वाला पॉइंट इस तरीके से घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और जो यहाँ वाले पार्टिकल थे वो ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो एक और बात जो जहन में वो ये थी कि किसी भी रोटेटरी मोशन में तमाम पार्टिकल की मोशन सर्कुलर ही होती है। अगर रोटेटरी मोशन होगी तो तमाम पार्टिकल की मोशन सर्कुलर होगी। हाँ, लेकिन ये है कि जो पार्टिकल फिक्स एक्सिस से या सेंटर पॉइंट से जितनी ज्यादा दूर है वो ज्यादा पाथ कवर करेगा, और जो जितना करीब है वो कम पाथ कवर करेगा। तो ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है, इस बात को नोट करें कि रोटेटरी मोशन में तमाम पार्टिकल की जो मोशन है वो सर्कुलर होती है। अगर मैं सिंगल पार्टिकल की मूवमेंट की बात करूंगा, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल, तो वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। या फिर ये जो जो ग्रुप था मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो ये जो ग्रुप है वो ट्रांसलेटरी और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन पूरी ऑब्जेक्ट एज अ होल रोटेट कर रही है एक फिक्स पॉइंट के एक्सिस। पहिया अगर घूम रहा है, ठीक है, व्हील जो हमारे पास है ना, गाड़ी का व्हील, तो व्हील का सेंटर पॉइंट था ये, फर्स्ट है कि व्हील जो है ना एक ही जगह पर रोटेट कर रहा है, आगे नहीं मूव कर रहा है। मोस्टली जब गाड़ी चलती है तो व्हील रोटेट भी करता है और ट्रांसलेट भी करता है। जैसे हमारी अर्थ है, तो अर्थ दोनों काम कर रही है, अर्थ हमारी स्पिन भी कर रही है, ठीक है, और रिवॉल्व कर रही है, यानी कि वो ट्रांसलेट भी कर रही है। तो अर्थ की मोशन ट्रांसलेटरी भी है और रोटेटरी भी है। अगर अर्थ खाली स्पिन करे, जैसे कि सर ऑफिस के अंदर ग्लोब रखा हुआ होता है अक्सर जगह ना, स्टैंड में रखा हुआ ग्लोब किसी ने गोल गोल घुमा दिया तो वो खाली स्पिन कर रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि ड्रामे वगैरह के अंदर ऑफिस के अंदर ग्लोब रखा हुआ है, ठीक है, वो रोटेट भी करता है। तो उसको जब हम घुमा देंगे तो वो सिर्फ रोटेट कर रहा है, लेकिन वो आगे पीछे पूरी बॉडी मूव नहीं कर रही। तो जो व्हील है वो हमारा वो ट्रांसलेट भी कर रहा होता है, जब गाड़ी चल रही होती है वो रोटेट भी कर रहा होता है। जब वो रोटेट करेगा तो ये सेंटर पॉइंट यानी कि हमारा फिक्स एक्सिस था, बाकी तमाम पार्टिकल इसके अराउंड मूव करेंगे।
तो ये बेसिक फर्क है ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन के अंदर। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। तो बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, यहाँ पे बैक एंड फोर्थ के अलावा टू एंड फ्रो मोशन भी आ जाएगा, मैं इसे एडअप कर लूंगा। तो दो तरह की मोशन अराउंड अ सेंटर पॉइंट, ठीक है। जैसे कोई भी पेंडुलम है, ठीक है, अगर वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो इस मोशन में कोई ना कोई सेंटर पॉइंट लाजमी होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेंटर पॉइंट पे मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पॉइंट पे मिनिमम होगी, यानी कि जीरो होगी, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्ट अगर बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है तो इस तरीके से बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं वाइब्रेट करना। तो वाइब्रेशन में भी क्या होता है कि हमारे पास कोई ना कोई सेंटर पॉइंट ना मेन पॉइंट होता है। तो द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अराउंड अ मेन पॉइंट, ठीक है, आइदर बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो, इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी दे बोथ आर सेम वर्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रही है या ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। इवन है कि जो हमारा मोबाइल फोन भी है, जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो ऐसे मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो ये, इसको हम लार्ज स्केल में देखें तो इस तरीके से, यानी कि ये हमारे पास मोबाइल की वाइब्रेशन, ठीक है। इसका भी कोई ना कोई सेंटर पॉइंट है। कोई स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है, स्प्रिंग के साथ मैंने मास को अटैच किया हुआ है। जब मैं इसे यहाँ से यहाँ तक खींचूंगा और छोड़ दूंगा तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि स्प्रिंग का मेन पॉइंट। So what is vibratory motion or oscillatory motion? The back and forth or to and fro motion of a body about its mean position is called vibratory और oscillatory motion, ठीक है। तो ये दोनों सेम वर्ड है, वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस है ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन के बीच में। कभी इस तरह का सवाल आ गया तो आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको अगेन थोड़ा सा मतलब है कि मजीद एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज कंफ्यूजन ना हो जाए। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी डिस्प्लेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये मैंने नोट्स में करेक्शन की है, हालांकि जो आप लोग के पास ऑलरेडी गिवन है तो वहां पे यही लिखा हुआ होगा, उससे वो भी गलत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि उससे हम आहिस्ता आहिस्ता ये जहन में मान लेते हैं कि लीनियर मोशन एक ट्रांसलेटरी मोशन है, हालांकि ऐसा नहीं है। लीनियर मोशन इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी डिस्प्लेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। द स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, ये रोटेटरी मोशन है। एंड द बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट अ मीन पोजिशन, ये हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट अपनी मुकम्मल जगह चेंज कर दे, यानी कि मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज ही नहीं करता, अगर वो सिर्फ रोटेट कर रहा है तो जहां पड़ता है वहीं पर ही रहेगा, ठीक है। और एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करता रहेगा। और वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, एक ही जगह पर अप एंड डाउन मूव कर रहा है या फिर टू एंड फ्रो, ठीक है। तो बैक एंड फोर्थ को अप एंड डाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये अप एंड डाउन हो गया, या फिर लेफ्ट एंड डाउन भी जो है ना, वो भी वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। अब जो वाइब्रेशन है या तो अप एंड डाउन है या फिर लेफ्ट एंड राइट है, तो लेफ्ट एंड राइट की वाइब्रेशन है या फिर टू एंड फ्रो, ये तीनों हमारे पास क्या है, वाइब्रेशन है। तो ये दोनों बैक एंड फोर्थ है, ये अप एंड डाउन मूवमेंट और बैक एंड फोर्थ, और ये भी लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट है। और टू एंड फ्रो ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। अच्छा, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी मूव विद द सेम वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ट्रांसलेटरी मोशन में तमाम पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, जो कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट करीब है वो कम डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, हालांकि टाइम उतना ही लग रहा है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट दूर है वो ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, वो ज्यादा सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए तमाम पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं होती है। एनीवे हम यहाँ पे क्या लिखा था, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी वर्डिंग को और चेंज कर दूं तो, बल्कि इतना भी काफी है, इतनी डेप्थ की जरूरत नहीं है, यानी कि हम खाली इतना बता दें कि यहाँ पे हर पार्टिकल जो है ना बॉडी का, वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, तो वो रोटेटरी मोशन है। अच्छा, ये जो मोशन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा होता है।
तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ऐसी मोशन पीरियोडिक कहलाती है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया फिर वापस आया, फिर यही मोशन बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, यही मोशन बार बार रिपीट हो रही है, यही मोशन बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि ये कहलाती है रिपीटेड मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन एक रिपीटेड मोशन है। जी, हम लोगों ने अब कवर कर लिया टाइप्स ऑफ मोशन को, और आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी चैप्टर के अंदर और क्या क्या टॉपिक्स हैं। 2.2 हमारा कवर हो गया। अब 2.2 के बाद हमने कवर करना है 2.3। मोशन को डिस्क्राइब करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनमें क्या फर्क था, इनके डिफरेंस ही मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। जी, फर्ज करें कि ये भी कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे किसी भी का घर मौजूद है। फर्ज करें मेरा घर यहाँ पर था और जो मेरा ऑफिस है वो यहाँ पे। ठीक है, मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं अपने घर से ऑफिस जाऊंगा तो जो मुझे पाथ मिलेगा मैं उसी को फॉलो करूंगा। मैं घर से निकला, यहाँ से एक रोड यूं जा रही है, ये यू टर्न लेके मैं यूं गया, अभी ये रोड यूं जा रही थी, अब यहाँ से ऐसे कर्व जा रही है। ठीक है, ये स्कूल था, यहाँ था, यहाँ पे गए थे। यानी कि मैं मुख्तलिफ पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पहुंचूंगा। यानी कि ये मेरे घर से लेके ऑफिस तक का रास्ता है। तो आमतौर पर रास्ते ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने तकरीबन 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो व्हाट आई विल से कि मेरा घर और मेरा ऑफिस इनके बीच में 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि जब भी मैं अपने घर से ऑफिस जाता हूँ तो मैं 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता हूँ। अब अगर इसी पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का मैं लूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो इस स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के अंदर होगा, और इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ रैंडम, तो हर दफा डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी नॉर्थ कभी ईस्ट कभी साउथ। ठीक है, यानी कि मैं मुख्तलिफ डायरेक्शन को चेंज करते हुए यहाँ तक पहुंच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं दो पॉइंट, ये पॉइंट ए जो कि मेरा घर है, पॉइंट बी जो मेरा ऑफिस है, पॉइंट ए से लेके बी तक का अगर मैं लूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसकी हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं डायरेक्शन का बनाऊँ चार्ट, ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन के अंदर है। यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर जो है ना, मेरे घर से मेरा ऑफिस है, तो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो जो रैंडम डिस्टेंस है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, वो कहलाता है यानी कि डिस्टेंस। और दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, जिससे कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। ये इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब यही एग्जाम्पल बुक में भी दी गई है। ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला किसी भी रैंडम पाथ में, इट कैन बी 16 किलोमीटर, कैन बी 24 किलोमीटर, कैन बी मोर एज वेल। लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो हमारे पास 6 किलोमीटर है, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, इट कैन बी 24, कैन बी 16, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, 6 किलोमीटर है। और ये इस डायरेक्शन के अंदर है, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो ये एक बेसिक फर्क है डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी लेंथ कवर की एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो उस डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और अगर हम दो पॉइंट की भी डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में मेजर करें, जो कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो डिस्प्लेसमेंट है जिसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो इसीलिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। दोनों को हम मीटर से ही जाहिर करते हैं, यानी कि दोनों का एस आई यूनिट मीटर है, बिकॉज दोनों मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। वो डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, दोनों है क्या, दोनों बोथ आर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे जो इस एग्जाम्पल थी, ए से लेके बी तक की जो रेड वाला पाथ है या फिर ये पर्पल वाला पाथ है, ये डिस्टेंस है। और जो ये डॉटेड लाइन में जो ग्रीन वाला पाथ है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारे लिए 3 पॉइंट ही काफी है, यानी कि दोनों की डेफिनेशन, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों का यूनिट मीटर है। तो आमतौर पर जब भी पेपर में सवाल आता है तो 3 नंबर का ही आता है, ये क्वेश्चन रॉन्ग में कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, यही बातें मैंने नोट्स में लिखी हुई है। मोस्टली क्या होता है कि जो आप लोग की बुक है ना, सबसे बेस्ट नोट्स यही होते हैं, बिकॉज कोई भी चीज यहाँ पे मिसिंग नहीं होती है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह। ठीक है, बुक के अंदर हमारा जो अगला टॉपिक है वो स्पीड एंड वेलोसिटी का है। स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, इसको जरा हम पढ़ते हैं।
अच्छा देखिए, ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है। अब फर्ज करें पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का फासला है, एज्यूम कर लेते हैं 50 किलोमीटर। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ यूनिट हमारा ऐसा ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज जो हम ऑब्जर्व करते हैं यूनिट में उनमें बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए से लेके बी तक का फासला 50 किलोमीटर है। अगर हम कभी भी लंबा फासला कवर करेंगे, भाई तुम्हारा घर कितनी दूर है, यहाँ से टावर कितनी दूर है, मज़ार कितनी दूर है कायद आजम का, या फिर ये रोड कितनी दूर है, तो हम हमेशा बात करेंगे किलोमीटर में, 10 किलोमीटर, 15। अब ऐसे कि ये फासला फर्ज करें कि अगर हम जौहर में नहीं रहते हैं, तो जौहर से लेके स्टील मिल तक का फासला या पोर्ट कासिम का फासला वो 50 किलोमीटर होगा। तो एक बॉय ए था, ठीक है, अब इसने ये फासला कवर किया 2 आवर्स के अंदर, ठीक है। यानी कि बॉय ए ने पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का फासला कवर किया 2 आवर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक और बॉय बी था, बॉय बी ने यही फासला कवर कर लिया 1 आवर के अंदर। एक बॉय सी था, इसने यही फासला कवर कर लिया 0.5 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो इन तीनों की मूवमेंट में क्या फर्क हुआ, बॉय ए बहुत देर से पहुंचा, बॉय बी जल्दी पहुंच गया, बॉय सी और जल्दी पहुंच गया। तो बॉय बी जल्दी क्यों पहुंचा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी। बॉय सी और जल्दी क्यों पहुंचा, क्योंकि स्पीड और ज्यादा थी। तो स्पीड क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है। तो बेसिक फॉर्मूला स्पीड का क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, तो कितने आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। अब बॉय ए की अगर मैं बात करता हूं, तो बॉय ए ने 50 किलोमीटर का फासला 2 घंटे में कवर किया। तो 50/2 कितना बच जाएगा, 25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 1 किलोमीटर का फासला कवर किया, वो 1 घंटे में कवर किया। बॉय बी ने 50 किलोमीटर का फासला जो है ना वो 1 घंटे में कवर किया। तो 50/150 रहेगा, तो ये बन जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब बॉय सी ने 50 किलोमीटर का फासला कवर किया 0.5 आवर्स के अंदर, यानी कि 30 सेकंड में, 30 मिनट में। तो ये बन जाएगा तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर। तो आमतौर पे हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं, यानी कि जब भी हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो स्पीड पर 30 है, 40 है, 60 जो है ना, मतलब है कि नॉर्मल है, यानी कि अगर रोड खाली है, थोड़ा मतलब थोड़ा नॉर्मल ट्रैफिक है। अगर रोड बहुत ज्यादा मतलब है कि ट्रैफिक कम है, तो 80 तक की हमारी स्पीड होती है, उससे ज्यादा नहीं होती, उससे ज्यादा हाईवे वगैरह के अंदर होती है। तो स्पीड 80 होने का मतलब है कि अगर मैं इसी स्पीड से मूव करूंगा तो आई विल कवर 80 किलोमीटर इन 1 आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो बॉय ए ने यही डिस्टेंस जो है ना वो यानी जो डिस्टेंस यानी कि 50 किलोमीटर उसे कवर किया 2 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना कवर किया, 25। बॉय बी ने 1 घंटे के रेफरेंस से कवर किया 50 किलोमीटर पर आवर, और बॉय सी ने 1 घंटे के लिहाज से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि यूनिट टाइम में 1 घंटे में सबने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया। अब मैं तीनों को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। बॉय ए ने 1 घंटे में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो बॉय की कितनी हो जाएगी स्पीड, 25 हो जाएगी। तो सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अच्छा, अब आमतौर पे क्या होता है कि किलोमीटर हमारे पास से ऐसा यूनिट नहीं है, ना ही आवर्स है। तो हम बुक में ज्यादातर स्पीड को कवर मेजर करेंगे मीटर पर सेकंड में, बिकॉज मीटर हमारे पास लेंथ का ऐसा यूनिट है और सेकंड टाइम का। लेकिन हम कॉमनली जो स्पीड को मेजर करते हैं वो किलोमीटर पर आवर के अंदर करते हैं। गाड़ी की स्पीड कितनी, किलोमीटर पर आवर। क्या शोएब अख्तर की बॉलिंग स्पीड कितनी है, 161.3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो हमारे पास फास्टेस्ट डिलीवरी है, ठीक है, अगर वही डिलीवरी बहुत ही लंबा फासला कवर करे, तो वो डिलीवरी जो है ना 1 घंटे में 161.3 किलोमीटर कवर कर देगी। यानी कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फास्ट डिलीवरी है, इट कैन कवर
161 किलोमीटर इन एन आवर। वो तो अलग बात है कि हम बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में कर रहे हैं, लेकिन हम स्पीड को निकाल रहे हैं कि स्पीड के लिहाज से कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इसकी जो डेफिनेशन थी हमारे पास क्या हो गई, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो एस आई सिस्टम में से क्या होता है, मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर तो हम यूज करते हैं अपने आसानी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी भी स्पीड ही है। फर्क क्या है कि अगर मेरे पास से डिस्टेंस है तो वो स्पीड है, और अगर वो डिस्प्लेसमेंट है तो वो ही स्पीड वेलोसिटी कहलाती है। यानी कि अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मौजूद है स्पीड की, तो वही स्पीड वेलोसिटी कहलाएगी। सो द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक है, स्पीड लिखा हुआ है, इसको मैं शायद सेव भी कर दूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो वेलोसिटी कहलाएगी। थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो आमतौर पे अगर मैं अपने घर से किसी और जगह जा रहा हूँ तो मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेस हो रहा हूँ तो मैं वेलोसिटी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो रॉकेट है तो रॉकेट की वेलोसिटी होती है। ट्रेन है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव तो ट्रेन की वेलोसिटी होती है। प्लेन की वेलोसिटी होती है, बिकॉज ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करते हैं, तो दे ट्रैवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। लेकिन जो हमारी मूवमेंट है, बाइक की मूवमेंट है, मोटर बाइक है या कार है विद इन द सिटी, तो इनकी जो स्पीड कहलाती है कि मैं इतनी स्पीड से ड्राइव कर रहा हूँ 80 किलोमीटर पर आवर से, या फिर 60 किलोमीटर पर आवर से। और जो स्पीड हमारी होती है एवरेज, वो बहुत कम होती है। यानी कि मैं अगर फर्स्ट कि तकरीबन 13 किलोमीटर का फासला घूमते घुमाते, अगर मेरा घर जो है और ऑफिस, इनमें 13 किलोमीटर का फासला है, वो मैं आधे घंटे में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 13 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये बन जाएगा 26 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो एवरेज स्पीड थी मेरे पास अपने घर से ऑफिस जाने की, वो 26 किलोमीटर पर आवर है। हालांकि मैं कभी कभी 60 पे भी जा रहा हूँ, 80 पे भी जा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मैं कभी कभी जीरो पर हूँ। ज्यादातर ये गाड़ी रुकी भी है, ट्रैफिक जाम है, ठीक है, वो हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, रोक रहे हैं, जंप वगैरह आ गए, तो जो हमारे पास स्पीड होती है एवरेज, वो काफी कम आती है विद इन सिटी। हाँ, हाईवे के अंदर हमारी स्पीड जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, रुकावट बहुत कम है, ट्रैफिक जाम इतना वहां पर नहीं होता है, तो वहां पे हम बहुत ही ज्यादा स्पीड से डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बाकी टॉपिक चैप्टर नंबर 2 के। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।